हेलो दोस्तों, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताया था और बताया था बायोलॉजी के करियर ऑप्शंस, लेकिन बहुत कम बताया था बच्चों। आप जैसे जैसे बायोलॉजी स्टडी करते चले जाओगे आपको और सारे करियर ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे। लेकिन किसी भी करियर में जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नॉलेज। तो अच्छी नॉलेज अगर रहेगी तो आप किसी भी करियर में सेट हो सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है ना। तो आप देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए या लिविंग क्या है ये बताने के लिए हमें इसे कंपेयर करना होगा नॉन लिविंग से, और जानना होगा कि लिविंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नॉन लिविंग के ज़्यादातर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है कॉन्सियसनेस, दैट मीन्स रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखते हैं, जिसमें से हमें याद रखना है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यानी कि ऊपर के जो 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, दे आर नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं। लेकिन जो बाकी के 3 हैं यानी कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस, दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस, दीज आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर यानी कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, देयर इज नो एनी एक्सेप्शंस। मगर नॉन डिफाइनिंग फीचर कहने का क्या मतलब है, यानी कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस, ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रोथ। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है ना। ग्रोथ का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे इट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और सेल्स। ओके, यहां ध्यान रखेंगे, मास में इंक्रीज करना या नंबर में इंक्रीज करना, चाहे वो इंडिविजुअल में इंक्रीज हो रहा हो या सेल्स का इंक्रीजमेंट हो रहा हो, है ना। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, बोथ आर ट्वीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? ग्रोथ के। इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना, साइज का बढ़ना, जैसे कि आप जान रहे हो कि जन्म के समय आपका साइज कितना छोटा था कि आप अपने मदर के लैप में आ जाते थे, गोद में आ जाते थे, और अब आप क्लास 11th में आ गए हो, आपका साइज कितना ज़्यादा बढ़ गया है, आपका मास कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ आपके केस में यानी कि मल्टी सेलुलर के केस में मास में इंक्रीज हुआ है और नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ जो लिखा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये हम लोग किस में देखेंगे? तो ये हम लोग यूनिसेलुलर के केस में देखेंगे, जहां ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एनीवेज, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल, इनमें ग्रोथ कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज सेल डिवीजन। सेल लगातार डिवाइड करता चला जाता है और अपना नंबर बढ़ाता चला जाता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना, नंबर बढ़ाता चला जाता है, और यही हमें ग्रोथ के रूप में दिखाई देता है। प्लांट के केस में जो ग्रोथ होता है और एनिमल के केस में जो ग्रोथ होता है, क्या ये दोनों ग्रोथ एक जैसे हैं? नहीं, हमें कुछ डिफरेंस मिलता है। क्या डिफरेंस मिलता है? तो प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा जब तक पौधे का लाइफ स्पैन हो, है ना। यानी कि ये जो ग्रोथ है ये हमें आप देखेंगे इनडेफिनेट ग्रोथ मिलेगा, जबकि एनिमल के केस में क्या होता है? ओनली अप टू सर्टेन एज। ग्रोथ हमें केवल एक सर्टेन एज तक ही मिलता है, यानी कि जो ग्रोथ होता है वो कैसा है? डेफिनेट ग्रोथ है।
तो एनिमल के केस में हमें केवल सर्टेन एज तक ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग डेफिनेट ग्रोथ कहते हैं, और प्लांट के केस में हमें थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन देखने को मिलता है ग्रोथ, और इसे हम लोग इनडेफिनेट कहते हैं। क्लियर? यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ है वो केवल सर्टेन एज के लिए है। तो इसका मतलब क्या कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना बंद हो जाता है। तो आप क्या देखेंगे, सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन होता है, मगर किसी खास टिश्यू में होता है, ताकि जो इंजर्ड सेल्स है या जो ओल्ड सेल्स है उसको क्या किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके, या जो सेल लॉस्ट हो गए हैं उसको रिप्लेस किया जा सके। तो याद रखना है हमें कि प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रहा है और एनिमल्स में ग्रोथ हो रहा है उसमें ये डिफरेंसेस होते हैं। यही अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें ग्रोथ कहे या रिप्रोडक्शन कहे, बात एक ही है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों के दोनों सेम है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई ऐसा कैसे? तो ग्रोथ यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यूनिसेलुलर जो कि सिर्फ सिंगल सेल का बना है, यहां ग्रोथ होने का क्या मतलब होता है? यहां अगर सेल डिवीजन हो रहा है, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है यानी कि इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, और अगर सेल डिवाइड होगा तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां पर दो प्रोजेनी बन गए। इसका मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों इंक्लूसिव इवेंट हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों के दोनों एक ही इवेंट हैं, ग्रोथ होना या रिप्रोडक्शन, बात बराबर है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन व्हाट अबाउट द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों के दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब है दो अलग अलग अकेले इवेंट है ना, यानी इंडिविजुअल इवेंट है। तो आप देख रहे हो कि ये डिफरेंस हम लोग देखते हैं ग्रोथ का अमंग यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो ग्रोथ है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या जाना कि ग्रोथ का मतलब जो है, जिसमें हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल तो हम लोगों ने देख लिया इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल्स दैट मीन्स मल्टीसेलुलर, और साथ में यूनिसेलुलर में भी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या मतलब होता है। अब हम लोग जरा इस लाइन को भी समझ ले कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ, है ना। तो यहां आप क्या देख रहे हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम लोग ग्रोथ का क्राइटेरिया इंक्रीज इन बॉडी मास ले रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से ग्रो करेंगे। ऐसा कैसे? तो नॉन लिविंग में आप क्या देख रहे हो कि जो ग्रोथ होता है दैट इज ऑब्वियसली, आप जान रहे हो बॉडी मास का इंक्रीज होना, तो नॉन लिविंग में भी बॉडी मास का इंक्रीज हो सकता है, बट द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस। यानी कि यहां हमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलता है, आउटसाइड से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऊपर से आप क्या देख रहे हो कि मास बढ़ता चला जा रहा है, सरफेस पर इसके मटेरियल एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, जैसे कि माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, है ना। इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है इनका बॉडी मास क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और भी ले सकते हैं। जैसे आप क्या देख रहे हो कि कई लोगों को आपने सुना होगा कि भाई बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है ना, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बिजनेस तो यहाँ नॉन लिविंग है, ग्रो यहाँ पर क्या मतलब है? दैट मीन्स द इंक्रीमेंट इन मास, दैट इज इंक्रीमेंट इन नंबर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ग्रोथ जो है वो हम लोग नॉन लिविंग के साथ भी इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। अगर आपका स्कूल जो कि आपके बचपन में सिर्फ छोटा सा हुआ करता होगा या सिर्फ 1 स्टोरी हुआ करता होगा, और आपके 10th पास करते ही जब आप 10 साल के बाद वो अपने स्कूल जाते हो तो वहाँ आप क्या देखते हो, मल्टी स्टोरी हो गया। तो वहाँ भी तो ग्रोथ हुआ, वहाँ भी तो आप क्या देख रहे हो, बॉडी मास इंक्रीज हुआ, है ना। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया। मगर ये जो ग्रोथ है वो कैसा है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, बाहरी ग्रोथ है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ जो है वो
अंदर से होता है, अंदरूनी ग्रोथ होता है, यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। तो दैट्स वाई ग्रोथ में आप क्या देख रहे हो, नॉन लिविंग में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल जाता है अगर हम लोग ये क्राइटेरिया रखते हैं तो दैट्स वाई ग्रोथ इज नॉट द करेक्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ लिविंग का, हुआ ना ये एक्सेप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी तरीके से दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग का, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, यानी कि ऑफ स्प्रिंग हैविंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है जो अपने ही पेरेंट्स से ज़्यादा या कम सिमिलर होते हैं। ये भी पता है कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, और इनका आपस में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग हायर प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं। वॉट अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एट ऑल, है ना। तो जैसे हम लोग अगर कुछ एग्जाम्पल देखें ए सेक्सुअल का, जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर। फंजाई में जो है वो आप देखते हो कि इसके स्प्रेड होने का कारण, इसके मल्टीप्लाई होने का कारण क्या है, मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स का बनना। ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, मात्र ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे आप, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। एंड हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो क्या है, एनिमल है, किस फाइलम को बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा, मस्ट रिमेंबर। तो ईस्ट एंड हाइड्रा ये जिस प्रोसेस से ग्रो करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द एसेक्सुअल मेथड, बडिंग जिसको कहा जाता है। प्लानेरिया, प्लानेरिया जो कि फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस में आता है, जिसको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, है ना। तो प्लानेरिया को हम लोग फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। भाई रीजनरेशन क्यों नहीं बोले, ट्रू रीजनरेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? तो आप क्या देखेंगे कि इसका फ्रेगमेंटेड पार्ट से ही, यानी एक प्लानेरिया अगर कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है तो हर फ्रेगमेंट के पास कैपेबिलिटी होती है कि उस फ्रेगमेंट से वो पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल बना दे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रू रीजनरेशन। आप देखते हो, आप अपने नेल्स काटते हो, है ना, या फिर लिजर्ड का कई बार आप देखते हो पूंछ कट जाता है, तो फिर से क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। बट हेयर वी विल सी ट्रू रीजनरेशन, जहां पर आप क्या देखते हो कि फ्रेगमेंटेड पार्ट या कटे हुए पार्ट से पूरा का पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। सम फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा और प्रोटोनिमा ऑफ मोजेजेस, इनमें आप कैसे देखते हो सेक्सुअल मेथड से होता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि यूनिसेलुलर में, जैसे कि बैक्टीरिया या अमीबा में, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप देख रहे हो कि कई सारे यूनिसेलुलर और लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। खासकर यूनिसेलुलर में अगर हम लोग देखें, जिसमें बैक्टीरिया और अमीबा आता है, इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों वर्ड क्या हैं, सेम है। अगर ग्रोथ हम लोग इनमें कहें तो भी हमें प्रोजेनी देखने को मिलेगा, और अगर रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो भी हमें प्रोजेनी देखने को मिलेगा, डॉटर सेल्स ही मिलेगा। यानी कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ। जबकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, है ना। तो क्या ये लिविंग नहीं है? लिविंग होकर भी कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल्स, है ना। म्यूल्स आपको पता है ये हाइब्रिड है किसका, हॉर्स और डंकी का। इसके अलावा आप जानते हो वर्कर बी, है ना, हनी बी के फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, वर्कर बी, क्वीन एंड ड्रोन, है ना। तो क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, जो ड्रोन होता है यानी मेल बी होता है वो भी फर्टाइल होता है, लेकिन जो वर्कर बी है ये इनफर्टाइल होती हैं, इनफर्टाइल फीमेल्स होती हैं, स्टेराइल होती हैं। तो वर्कर बी भी तो लिविंग है, लेकिन क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं? नहीं। स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, इवन कई सारे ह्यूमन कपल्स हैं जो स्टेराइल होते हैं, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ये इनफर्टाइल होते हैं, है ना, आगे चलकर ये बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये लिविंग नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर हुआ? नहीं ना। तो आप देख रहे हो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दो ऐसे
है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग के। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस हैं। ग्रोथ में भी हम लोगों ने देख लिया नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकता है, अगर हम लोग देख ले इंक्रीज इन बॉडी मास को एज अ क्राइटेरिया ले ले तो। और रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होके भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों डिफाइनिंग फीचर नहीं हुए लिविंग के। अब तीसरा जो फीचर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। जो थर्ड फीचर हम लोग देखेंगे वो है मेटाबॉलिज्म, और हम लोग जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in the body is called metabolism। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारे केमिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स, ये केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है। तो ये लगातार आपके शरीर में होता रहता है, लगातार हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता रहता है ये रिएक्शंस, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, स्पेशली इन द लिविंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। या तो एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं आप, कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। एनाबॉलिज्म जो होता है दैट इज सिंथेसाइजिंग इन नेचर, जो सिंथेसाइज करता है, यानी कि स्मॉल सब्सटेंसेस को कंबाइन करके लार्जर सब्सटेंसेस बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड द एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक जो कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कोई लार्ज सब्सटेंस ब्रेक करता चला जाता है और वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में हम लोग क्या देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिक में हम लोग क्या देख सकते हैं, डाइजेशन, है ना। तो डाइजेशन में आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो, सिंपल फूड में टूट जाता है। फोटोसिंथेसिस में सिंपल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वो कॉम्प्लेक्स फूड में चेंज हो जाता है, दैट इज ग्लूकोज। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं एक साथ हमारे अंदर हो रहे होते हैं, है ना। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, या फिर आप देखते हो वेस्ट का फॉर्मेशन हो, नाइट्रोजिनस वेस्ट का बनना हो, कई तरह के जो प्रोसेस है, या फिर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होना हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेटाबॉलिज्म के, जो एक साथ हमारे अंदर हो रहा है ना। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। हमेशा याद रखें, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है। क्लियर है। However, a reaction can be performed outside the body of an organism in a cell-free system within a test tube. लेकिन कोई रिएक्शन हम लोग जरूर कर सकते हैं बॉडी से बाहर, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर हम लोग रिएक्शन तो परफॉर्म कर ही सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में, विद इन अ टेस्ट ट्यूब इन द लेबोरेटरी। तो लैब में हम लोग टेस्ट ट्यूब में कई सारे रिएक्शंस कर सकते हैं, मगर क्या सारे रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन, एक रिएक्शन या एक से ज़्यादा रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। लेकिन जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो श्योरली लिविंग है। क्लियर है। क्योंकि जो रिएक्शन आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो वो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो हुआ ना मेटाबॉलिज्म, वेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जिसमें आप देखते हो कि कई सारे केमिकल रिएक्शन एक साथ लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, और ये सारे रिएक्शन आप एक साथ टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कोई एक रिएक्शन आप जरूर परफॉर्म कर सकते हैं जो लिविंग में ऑलरेडी हो रहा हो। तो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन को परफॉर्म करना ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, बट इट इज श्योरली द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग। ओके,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जान रहे हो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल के बने होंगे। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें सेल या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। अगर सेल एक ही है, सिंगल सेल है, तो ये भी इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है, अपने आप को लिविंग रख सकता है बाय परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल प्रोसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया। तो इनमें आप क्या देखेंगे कि ये एक ही सेल है, मगर ये सेल भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, सारे एसेंशियल प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है और खुद को लिविंग स्टेट में रख सकता है। तो कैसे रख सकता है? बिकॉज ऑफ द सेल, बिकॉज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसके पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एक आउटर बाउंड्री है। तो जो भी हो, तो सेल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट कैन परफॉर्म दिस। प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सब के सब क्या है? तो लिविंग है बिकॉज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉन लिविंग के पास ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। एंड द लास्ट पार्ट इज कॉन्शियसनेस। जो हमारा फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कॉन्शियसनेस, यानी कि रेस्पॉन्सिवनेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो आप देखते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के पास एबिलिटी है कि वो अपने आउटर सराउंडिंग को, है ना, अपने इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना। आप देखते हो कि ये जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं वो फिजिकल हो सकता है, कोई आपको टच करे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहीं पर टच हो रहा है। केमिकल हो सकता है, या फिर आप क्या देख रहे हो, बायोलॉजिकल हो सकता है। तो किसी भी तरह का स्टिमुलस हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो उसको रिस्पॉन्स करे, यानी कि वो कॉन्शियस होता है। Humans have sense organ, hence respond to external stimulus. Humans के पास तो सेंस ऑर्गन होते हैं और इन्हीं सेंस ऑर्गन की मदद से वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो कि बाहर दिन है या रात है ना। या फिर आप क्या देखते हो, अपने स्किन की मदद से आप महसूस कर सकते हो कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो खाना खा रहे हो वो अपने टंग की मदद से पहचान सकते हो कि टेस्ट क्या है, नेचर क्या है। तो ह्यूमंस जो है उसके पास सेंस ऑर्गन होते हैं और वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को आसानी से रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स, सभी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, है ना। या फिर आपने देखा है टच मी नॉट प्लांट, कि कैसे कोई भी टच करता है तो वो रिस्पॉन्ड तो करता है। इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स को भी प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप देखते हो कि पॉल्यूटेंट्स में खासकर पार्टिकुलेट मैटर अगर स्टोमेटा को ब्लॉक कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्लांट उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी खो देता है। या फिर एक और अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एल्गी नेवर ग्रोज इन द एरिया वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। तो एल्गी इज अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। इसके अलावा हम लोग फोटो पीरियडिज्म देख सकते हैं, जो कि प्लांट्स में फ्लावरिंग फेनोमिनन को शो करता है। कुछ एनिमल्स जो कि खासकर सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द फोटोट्रॉपिज्म, है ना, फोटो पीरियडिज्म। तो लाइट की इंटेंसिटी से पता चलता है कि कब समय आ गया उनको ब्रीड करने का, कब समय आ गया फ्रूट्स प्रोड्यूस करने का, कब समय आ गया फ्लावर्स प्रोड्यूस करने का। कई सारे आप देखते हो फ्रूट्स जो कि सीजनल मिलते हैं, जैसे मैंगो, अभी मैंगो सीजन है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि प्लांट्स भी जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब अपने सराउंडिंग से क्या है? अवेयर हैं। लेकिन क्या नॉन लिविंग के पास ये प्रॉपर्टी है? क्या वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? नेवर। तो हुआ ना ये भी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो
अपने आप से भी अवेयर होता है, यानी कि केवल ह्यूमन के पास ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, फीलिंग होता है, वो फील कर सकता है। आप देखते हो कि हर चीज़ को वो इंटरनली स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकता है। When it comes to human being, more difficult to define the living state, लेकिन human being में लिविंग स्टेट को डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट लाइंग इन कोमा, अगर पेशेंट कोमा में है, virtually supported by machine which replace heart and lungs, but they are actually brain dead। ये तो brain dead है ना। यानी कि ब्रेन डेड होना दैट मीन्स नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। दे नेवर कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, ये कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, बिकॉज दे आर इन कोमा, दे आर इन एक्चुअली दे आर ब्रेन डेड, है ना। आर दे लिविंग और नॉन लिविंग, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा लिविंग, है ना। तो आप देखते हो कि भले ही कोई भी पेशेंट कोमा में क्यों ना चला जाए, डॉक्टर होप नहीं छोड़ते। डॉक्टर जो है उसका इलाज करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उसमें जान रहती है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि भले ही पेशेंट कोमा में है लेकिन कॉन्शियसनेस तो है, भले ही सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है मगर कॉन्शियसनेस तो है। सो दे आर ऑल्सो लिविंग। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और तब तक के लिए बाय।